बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जासूस आज़म इमरान सीरीज मुसन्निफ मज़हर कलीम MA। हा हा हा। अब पता चलेगा रेड सर्कल को कि वो कितने पानी में हैं। मेज के पीछे बैठे हुए आदमी ने सामने रखे वायरलेस नुमा फोन का बटन ऑफ करते हुए कहका लगाकर कहा, क्या हुआ डियर? क्या जॉनसन से बात हो गई? इसी लम्हे दरवाजा खोलकर एक खूबसूरत औरत ने अंदर आते हुए मुस्कुराकर पूछा, हाँ, अभी बात की है। $10 करोड़ का सुनकर जॉनसन की घिघी बन गई थी। आदमी ने बड़े फखरिया लहजे में कहा, $10 करोड़? ज्यादा कीमत नहीं मांगी तुमने कारपेट डियर? औरत के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए तशवीश भरे लहजे में कहा, अरे नहीं डोरथी, मैंने फॉर्मूले की अहमियत का अंदाजा लगा लिया था। ये रूसिया या वेस्टर्न कार्बन के हाथ आसानी से 7-8 करोड़ में फरोख्त हो जाएगा। चूंकि रेड सर्कल के लिए मैंने काम भी किया है, इसलिए $2 करोड़ मेरी फीस है। आदमी ने जिसका नाम कार्पर था हंसते हुए कहा, सोच लो कार्पर, रेड सर्कल के हाथ बेहद लंबे हैं। ऐसा ना हो कि तुम इन $50,000 से भी हाथ धो बैठो। औरत ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम मुझे अहमक समझती हो डोथी। वो अब सारी उम्र डॉक्टर आर्नल्ड को तलाश करते फिरेंगे। डॉक्टर आर्नल्ड को जिसके एक कान की लूक कटी हुई है, लेकिन इन्हें क़यामत तक मालूम नहीं हो सकेगा कि असल डॉक्टर आर्नल्ड की लाश तो यूरोप के एक गटर में पड़ी फूल रही है। लेकिन इन्हें क्या मालूम कि जिसके साथ उन्होंने मुआहिदा किया है और जिसे फॉर्मूला हासिल किया है वो डॉक्टर आर्नल्ड नहीं बल्कि डॉक्टर कार्पर है। आर्नल्ड से भी बड़ा साइंसदान। लेकिन एक बात है, इसके लिए सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। अगर तुम मुझे जॉनसन और डॉक्टर आर्नल्ड के दरमियान होने वाली सौदेबाजी के मुतालिक ना बताती तो मुझे रकम कमाने का ये सुनहरा मौका कभी ना मिलता। कार्पर ने मुस्कुराते हुए कहा, जाहिर है तुम में और मुझ में फर्क तो नहीं है कार्पर। इन्हें कासिम को कंट्रोल करने के लिए मेरी ज़रूरत थी, इसलिए सारी सूरत हाल इन्हें मेरे सामने रखनी पड़ी। और तुमने देखा कि मैंने इस हाथीनुमा अहमक के जहन को किस तरह कंट्रोल कर लिया था। डॉर्थी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वाकई तुमने अपने फ़न का इंतहाई हैरत अंगेज़ कारनामा सर अंजाम दिया है। लेकिन मेरी कारकर्दगी भी देखी तुमने कि मैंने इन्हें ज़रा बराबर भी शक नहीं होने दिया कि मैं डॉक्टर आर्नल्ड नहीं हूँ। बस कान पर एक ऐसी छल्ली चढ़ानी पड़ी जिससे कान की लू कटी हुई दिखाई दे। कार्पर ने हंसते हुए कहा, तुमने दरअसल पाकिस्तान से डॉक्टर आर्नल्ड के कागजात हासिल करने वाली शर्त लगाकर उन्हें मुकम्मल यकीन दिला दिया था, वरना वो जॉनसन और हेनरी बेहद काया लोग हैं। क्योंकि इन कागजात के मुतालिक सिवाय डॉक्टर आर्नल्ड के और किसी को इल्म ना था। डॉर्थी ने सर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है डॉर्थी, यही बात मेरे जहन में आई थी, इसलिए मैंने कागजात के हसूल को पहली शर्त बना दिया था। कार्पर ने जवाब दिया। लेकिन तुम्हें इन कागजात के बारे में कैसे मालूम हुआ? डॉर्थी ने जवाब दिया, तुम्हें मालूम तो है कि डॉक्टर आर्नल्ड और मैं किसी जमाने में गहरे दोस्त रहे हैं। एक बार खुद उसने मुझे बताया था। इसका इरादा था कि कभी जाकर वहां से कागजात हासिल करेगा। इसने पहले अली इमरान के बारे में भी सारी तफसीलात बताई थी। बस अचानक मुझे इन कागजात का ख्याल आ गया। इस तरह रेड सर्कल को वाकई यकीन हो गया कि मैं असल डॉक्टर आर्नल्ड हूँ। और तुम जानती हो कि रेड सर्कल किस कदर वहमी एजेंसी है, हर चीज़ की तह तक पड़ताल करती है। कार्पर ने जवाब दिया, लेकिन जब तुम्हें यकीन है कि रेड सर्कल तुम्हारी डिमांड पूरी नहीं करेगी तो फिर तुम यहाँ क्यों मौजूद हो? जल्द अज जल्द यहाँ से निकलो और इसको फरोख्त करने का सोचो ताकि रकम खरी हो सके। डॉर्थी ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, तुम नहीं जानती, मुझे रेड सर्कल की तो सिरे से परवाह ही नहीं। वो तो डॉक्टर आर्नल्ड को तलाश करते फिरेंगे। लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि कर्नल फरीदी के आदमी जब मेरे पीछे लगे तो मुझे खौफ पैदा हो गया कि कर्नल फरीदी पूरी दुनिया में जालिम मकड़ी के नाम से मशहूर है। इसने यकीनन ऐसा जाल तन रखा होगा कि फॉर्मूला बाहर ना निकाला जा सके। इसलिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। जब कुछ रोज़ गुजर जाएंगे तो लाजमन कर्नल फरीदी भी थक जाएगा और इसका जाल भी इस कदर मजबूत ना रहेगा। तब मैं आसानी से फॉर्मूले समेत यहाँ से निकल जाऊँगा। कार्पर ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन कर्नल फरीदी भी तो डॉक्टर आर्नल्ड को ही तलाश कर रहा होगा। इसे तुम्हारे मुतालिक तो इल्म ही ना होगा, इसलिए मेरे ख्याल में तुम आसानी से निकल सकते हो। डॉर्थी ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम जिस फन में माहिर हो बस इसी तक महदूद रहो। कर्नल फरीदी को डॉक्टर आर्नल्ड से ज़्यादा फॉर्मूले में से दिलचस्पी होगी,
इसलिए इसे फॉर्मूले की चेकिंग के इंतजाम किए होंगे। अब वो इतना अहमक भी नहीं है कि इतनी सी बात भी ना समझ सके कि डॉक्टर आर्नल्ड अपनी बजाय किसी और को भी फॉर्मूला देकर भेज सकता है। कार्पर ने इस बार तल्ख लहजे में जवाब देते हुए कहा, ओह आई सी, लेकिन एक बात तो बताओ, मुझे मालूम हुआ है कि मेरी अदम मौजूदगी में तुम्हारे पास हर रात कोई नई लड़की आती रही है। क्यों? डॉर्थी के लहजे में यकलक सख्ती उभर आई थी। ओह डियर, तुम गलत ना समझो, मैं अय्याशी तो नहीं करता रहा। बस तुम मेरी फितरत समझती हो कि जब तक कोई खूबसूरत औरत मेरी कमर पर हाथ ना फेरे मुझे नींद नहीं आती, और तुम इस मोटे अहमक के साथ मसरूफ थी। कार्पर नजरें चुराते हुए बोला, देखो कार्पर, मैं चाहूं तो तुम्हारे जहन को कंट्रोल करके तुम्हें अपनी मर्जी का पाबंद बना सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती, क्योंकि इस तरह तुम्हारी जहानत भी मुतासर हो सकती है। लेकिन मैं ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे अलावा कोई दूसरी औरत दाखिल भी हो, इसलिए आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ। डोथी ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, ओह डॉथी डियर, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। अब चाहे नींद आए या ना आए, तुम्हारे अलावा कोई और औरत मेरे पास नहीं आएगी। कार्पर ने जल्दी से हामी भरते हुए कहा, अब कब तक इस कमरे में बैठे रहोगे? मैं तो बोर हो गई हूँ, तुम्हारी वजह से मुझे रुकना पड़ गया है, वरना मैं तो अपना काम खत्म करके निकल जाती। डॉथी ने जोर से अंगड़ाई लेते हुए कहा, तुम हुक्म करो, कहाँ चलना है? कार्पर ने जल्दी से कहा, किसी अच्छे से होटल में चलें जहाँ आला क्वालिटी की शराब मिल सके, जेंट्री के लोग हों, डांस हो, म्यूजिक हो। मैं तो इस मुल्क में रहते रहते तंग आ गई हूँ। खुश्क और बोर लोग हैं यहाँ के। डॉर्थी ने सर हिलाते हुए कहा, तो चलो होटल अल्बानिया चलते हैं, मैं वहाँ पर रहा हूँ, वो यकीनन तुम्हारे म्यार पर पूरा उतरेगा। कार्पर ने उठते हुए कहा, होटल अल्बानिया? कहीं ऐसा ना हो कि इस होटल में तुम्हें लोग तलाश कर रहे हों। फितरी तौर पर वो यही सोचेंगे कि तुम इस होटल में रहे हो, इसलिए हो सकता है कि वो दोबारा यहाँ आए। डॉर्थी ने चौंक कर कहा, वो यकीनन ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन किसे तलाश कर रहे होंगे? डॉक्टर आर्नल्ड को। मेरा तो जिस्म इससे दुबला है, चेहरा अक्सर मुख्तलिफ है, और मेरे कान की लू भी सालिम है, और मेरे पास बतौर कारपर कागजात भी बिल्कुल दुरुस्त हैं और मुकम्मल हैं। अभी ने क्या मालूम कि मैं मेकअप के फ़न में भी माहिर हूँ और पैडिंग में भी महारत रखता हूँ। जिस्म पर मखसूस पैड रखकर डॉक्टर आर्नल्ड बन गया था। तुम्हारा भी कोई मसला नहीं है। जब तुम कासिम की सेक्रेटरी थी तो तुम्हारा मेकअप यकसर मुख्तलिफ था, और जब तुम इसके साथ नीलग्राम गई थी तब भी तुम्हारा जिस्म और मेकअप मुख्तलिफ था, और अब असल शक्ल और जिस्म में तुम इन दोनों से यकसर मुख्तलिफ हो। तुम्हारे कागजात भी दुरुस्त हैं, हम दोनों मियाँ बीवी सयाह हैं, और बस। कार्पर ने पूरी सूरत हाल का तज्जिया करते हुए कहा, ओ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, बस वैसे ही मेरे जहन में एक ख्याल आ गया था। ठीक है, पहले वहाँ चलते हैं। अगर इसका माहौल मुझे पसंद आ गया तो ठीक, वरना किसी और जगह चले चलेंगे। डॉर्थी ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ। एक तो तुम्हें तैयार होने में बड़ा वक्त लगता है, कॉपर ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझसे ज्यादा वक्त तुम लेते हो, डॉर्थी ने हंसते हुए कहा, और तेजी से मुल्हका बाथरूम की तरफ बढ़ गई। कार्पर ने इसके बाथरूम में जाते ही अपने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और फिर एक छोटा सा सुर्ख रंग का बॉक्स निकाल लिया। इसने बॉक्स खोला तो इसमें 2 माइक्रोफिल्में मौजूद थीं। 10 करोड़ डॉलर, हा हा हा, ये 2 नन्ही मुन्नी फिल्में हमारी किस्मत बदल देंगी, कार्पर ने बड़बड़ाते हुए कहा, और बॉक्स को दोबारा बंद करके कोट की अंदरूनी जेब में बड़ी हिफाजत से रखा ही था कि अचानक इसे एक ख्याल आया और इसने चौंक कर दोबारा बॉक्स बाहर निकाल लिया। बॉक्स निकालकर वो उठा और इसने अलमारी की निचली दराज खोलकर इसमें से इस जैसा एक और सुर्ख बॉक्स निकालकर, और फिर असल बॉक्स में से एक फिल्म निकालकर दूसरे बॉक्स में रखी, और इस बॉक्स को वापस अलमारी में रख दिया, और एक फिल्म पहले वाले बॉक्स में रखकर इसे इसने जेब में डाल लिया। अब इसके चेहरे पर इत्मीनान के आसार नुमाया हो गए। थोड़ी देर बाद जब डॉथी बाथरूम से बाहर आई तो शोला ज्वाला बनी हुई थी। डेनियम की मखसूस खुशबू से कमरा महक उठा था, क्योंकि डेनियम डॉथी की पसंदीदा खुशबू थी। अगर तुम ये खुशबू ना लगाती तो लाजमन मैं इसे इस्तेमाल करता, वरना वाइट रोज गोल्डन तो बहुत महंगी है। लेकिन बस तुम्हारा हुक्म है कि हम दोनों को अलहदा-अलहदा खुशबू इस्तेमाल करनी चाहिए। कार्पर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये ज़रूरी है। एक जैसी खुशबू से कोई तहरीक नहीं उठती जज्बात में। बस जल्दी करो, तैयार हो जाओ, डॉथी ने सर हिलाते हुए कहा। अभी आया, कार्पर ने कहा और जल्दी से आगे बढ़कर बाथरूम में घुस गया। ये डॉक्टर अर्नल्ड आखिर कहाँ गायब हो गया? कहीं इसका जरा सा भी क्लू नहीं मिल रहा। कैप्टन हमीद ने झिलाए हुए अंदाज में
कर्नल फरीदी से मुखातिब होकर कहा, मिर्ची चबाने की जरूरत नहीं फर्जंद, वो बहुत बड़ा मुजरिम है। अब जाहिर है अपने आप को गिरफ्तारी के लिए खुद तो पेश करने से रहा, और दारुल हुकूमत की आबादी करोड़ों में है। यहाँ किसी को तलाश करने में आखिर वक्त तो लगेगा। कर्नल फरीदी ने उसे समझाते हुए कहा, लेकिन आपने इस बार अजीब इंतजाम किया है इसे पकड़ने का। आपकी सारी तवज्जो फॉर्मूले पर है। अगर फॉर्मूला लेकर 1 माह तक खामोश बैठा रहे तो आप कहाँ तक इस कदर सख्त निगरानी करेंगे? कैप्टन हमीद ने जवाब देते हुए कहा, इसके अलावा और कोई सूरत नहीं। डॉक्टर आर्नल्ड मेकअप करके हमारे सामने घूम फिर सकता है और हमें पता ना चलेगा। दूसरी बात यह है कि वो अपने किसी भी आदमी को फार्मूला देकर यहाँ से निकाल सकता है। इसलिए सिवाय इसके कि हमारी सारी तवज्जो फार्मूले पर रखें और कोई सूरत नहीं, कर्नल फरीदी ने जवाब दिया। लेकिन इस कदर सख्त इंतजामात आखिर हम कब तक जारी रख सकेंगे? इसका कोई और हल भी होना चाहिए। कैप्टन हमीद ने होंठ काटते हुए कहा, तुम्हारे जहन में कोई हल हो तो बताओ, कर्नल फरीदी ने संजीदा लहजे में कहा। एक हल हो सकता है कि हम ये अफवाह फैला दें कि डॉक्टर जाबिर के पास नकली फार्मूला था। असल फार्मूला महफूज है। इसका नतीजा ये होगा कि लाजमन डॉक्टर आर्नल्ड बौखलाकर अपने बिल से बाहर निकल आएगा। कैप्टन हमीद ने कहा, गुड, इसका मतलब है कि इश्क ने तुम्हारी जहनी सलाहियतों को भी बेकार नहीं किया। लेकिन यह अफवाह अब अखबार में इश्तिहार देकर तो नहीं फैलाई जा सकती। वैसे मैंने पहले ही ज़ेर ज़मीन दुनिया में यह अफवाह फैलाने का बंदोबस्त कर रखा है। कर्नल फरीदी ने तहसीन आमेज लहजे में जवाब देते हुए कहा, एक तो आपको कुछ बताना ही बेकार है। आप इत्मीनान से कह देते हैं कि मैंने पहले ही ऐसा कर रखा है। कैप्टन हमीद ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, और कर्नल फरीदी हंस पड़ा। मैं तुम्हारी तारीफ तो की है, और क्या चाहते हो? कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं एक और हल बताने लगा हूँ, लेकिन आप फिर ना कह देंगे कि मैंने तो पहले ही ऐसा कर चुका हूँ। कैप्टन हमीद ने आंखें घुमाते हुए कहा, बोलो बोलो, शायद कोई नया आइडिया सामने आ जाए। आज तुम्हारी अकल का पारा खासा ऊंचा जा रहा है। कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो आपने मुझे नाकारा समझ रखा है। मेरा नाम कैप्टन हमीद है, कैप्टन हमीद। अब मैं इन केसों की लिस्ट गिनवाऊं जो मैंने आपको इल्म होने से पहले ही हल कर दिए थे हैं। कैप्टन हमीद ने सीना फुलाते हुए कहा, मुझे मालूम है, वरना जाहिर है मैं किसी बेकार आदमी को तो अपना असिस्टेंट बनाने से रहा। कर्नल फरीदी ने हंसते हुए कहा, यानी बात फिर वही, लोग सच कहते हैं, सगबाशी बरादर खुद नाबाशी, और मैं कहता हूं कि सगबाश, लेकिन कर्नल फरीदी का असिस्टेंट नाबाश। कर्नल हमीद ने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं है अगर तुम सग बन जाओ, बस पट्टा ही डालना पड़ेगा ना। कर्नल फरीदी ने कहा, और कैप्टन हमीद ने शर्मिंदा से अंदाज में नजरें चुरा ली। इसका फिक्रा इसी पर उलट गया था। वो तुम कोई और हल बता रहे थे? कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि हम डॉक्टर आर्नल्ड की तलाश के लिए अपने कासिम को बतौर चारा इस्तेमाल करें? कैप्टन हमीद ने कहा, कासिम को बतौर चारा? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। कर्नल फरीदी ने हैरत से भवें उचकाते हुए कहा, खुदा का शुक्र है कि आपके मुंह से ये फिक्रा तो निकला। काश मेरे पास टेप होता तो मैं ये फिक्रा टेप कर लेता, वरना आपसे कुछ बैद ना था कि आप इत्मीनान से कह देते कि कासिम को तो मैंने पहले ही ना सिर्फ चारा बना दिया है, बल्कि उसे कटवा कर और इसमें भूसा मिलाकर डॉक्टर आर्नल्ड नामी भैंस के आगे डाल रखा है। कैप्टन हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा, जाहिर है भूसे की कोई कमी तो नहीं है। कैप्टन हमीद की मौजूदगी में कर्नल फरीदी ने फिक्रा चुस्त करते हुए कहा, अच्छा जी, अब मेरा दिमाग भूसे से भरा हुआ है। चैलेंज, कैप्टन हमीद को चैलेंज। तो फिर सुनिए, जरा कान खोल कर सुनिए, कितना शानदार आइडिया है। कैप्टन हमीद ने चहकते हुए कहा, बताओगे तो पता चलेगा कि अभी तक भूसे में कोई कमी हुई है या नहीं। कर्नल फरीदी ने जवाब दिया, कासिम डॉक्टर आर्नल्ड के साथ रहा है, वो इसे अच्छी तरह पहचानता है, और कासिम की फितरत के एक पहलू से सिर्फ मैं वाकिफ हूँ, शायद वो खुद भी वाकिफ ना हो। कैप्टन हमीद ने तमहीद बांटते हुए कहा, कौन सा पहलू? अब कासिम भी पहलूदार शख्सियत बन गया है, माशाल्लाह। कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आप इसे निरा घामड़ी समझते हैं? वो कारोबार में बेहद तेज है, अच्छे अच्छे कारोबारी से डॉज नहीं दे सकते, बस कारोबार से हटकर वो वाकई घामड़ है। कैप्टन हमीद ने कहा, ये मुझे भी मालूम है, लेकिन जो पहलू तुम बता रहे थे वो क्या है? कर्नल फरीदी ने पूछा। बता रहा हूँ, आप सुने भी तो सही। कैप्टन हमीद ने झिलाए हुए अंदाज में कहा। अच्छा, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। कर्नल फरीदी ने इस बार संजीदा लहजे में पूछा। कासिम में एक लाशऊरी सिफ्त है कि वो जिस शख्स के साथ कुछ देर गुजारे
वो इसकी कोई ऐसी निशानी जहन में महफूज कर लेता है जो आम आदमी को महसूस नहीं होती। डॉक्टर आर्नल्ड के साथ इसने काफ़ी वक्त गुजारा है, इसलिए लाजमन इसने इसकी भी कोई ना कोई ख़ास निशानी अपने जहन में महफूज की होगी। गो इसका इसे बज़ाहिर खुद भी इल्म ना होगा, लेकिन अगर इस पर बाकायदा वकीलों के ऐसे अंदाज में जरा की जाए तो वो निशानी सामने आ सकती है। हो सकता है कोई ऐसी निशानी हो जिससे हम आसानी से डॉक्टर आर्नल्ड को मेकअप में भी पहचान लें। कैप्टन हमीद ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। अच्छा, ये वाकई एक नई बात है। ठीक है, तुम मालूम करो, अगर ऐसी कोई निशानी मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं ज़ीरो फोर्स को आगाह कर दूंगा। कर्नल फरीदी ने सर हिलाते हुए कहा। मैं अभी मालूम करता हूँ कि कासिम इस वक्त कहाँ है। हमें इस मामले में देर नहीं करनी चाहिए, कैप्टन हमीद ने कहा, और साथ ही इसे मेज़ पर रखा हुआ टेलीफोन अपनी तरफ खिसका लिया और इसका रिसीवर उठाने ही लगा था कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। यस कैप्टन हमीद अटेंडिंग, कैप्टन हमीद ने रिसीवर उठाते हुए कहा। नंबर 11 बोल रहा हूँ जनाब। कर्नल साहब मौजूद हैं? दूसरी तरफ से नंबर 11 की आवाज़ सुनाई दी। हाँ, बात करो, कैप्टन हमीद ने जवाब दिया और रिसीवर कर्नल फरीदी की तरफ बढ़ा दिया। यस, कर्नल फरीदी ने सपाट लहजे में कहा। जनाब, अभी अभी मुझे रिपोर्ट मिली है कि कासिम साहब होटल अल्बानिया में दाखिल हुए हैं और होटल में दाखिल होते ही उन्होंने एक मोअज़्ज़िज़ आदमी को पकड़कर चीखना शुरू कर दिया कि ये ही वाइट रोज गोल्डन है। अब मैं सेठ बन गया हूँ, कहाँ है मेरा खालाजाद? और फिर इससे पहले कि वेटर कासिम साहब की गिरफ्त से इस मोअज़्ज़िज़ आदमी को छुड़ाते, अचानक पाकिस्तान के अली इमरान, जो एक साइड पर बैठे हुए थे, फौरन वहां पहुंचे और उन्होंने भी इस आदमी को करीब आकर जोर जोर से सांस लेकर सूंघना शुरू कर दिया। इसके बाद कासिम और अली इमरान साहब के दरमियान ये बहस शुरू हो गई कि ये खुशबू वाइट रोज गोल्डन नहीं है बल्कि वाइट रोज ब्लैक है। वो मोअज़्ज़िज़ आदमी इस मामले में सख्त गुस्से में था। होटल वालों ने दरमियान में पड़कर बड़ी मुश्किल से बीच बचाव कराया और अब कासिम और इमरान साहब दोनों इस होटल की एक मेज़ पर बैठे हुए मौजूद हैं और कासिम साहब अब भी इस तरह नाक सकोड़ रहे हैं जैसे किसी नामालूम खुशबू या बदबू को सूंघने की कोशिश कर रहे हों। इमरान साहब की वजह से मैंने सोचा कि आपको रिपोर्ट दे दूं, नंबर 11 ने तफसील में जाते हुए कहा। ओह, अहम रिपोर्ट दी है तुमने। इन दोनों की कड़ी निगरानी कराओ। मैं और कैप्टन हमीद खुद होटल पहुंचे हैं, कर्नल फरीदी ने तेज लहजे में कहा और फिर रिसीवर रखकर एक झटके से उठ खड़ा हुआ, जबकि सामने बैठा हुआ कैप्टन हमीद अभी तक हैरत भरे अंदाज में मुंह खोले कर्नल फरीदी को देख रहा था। नंबर 11 की गुफ्तगू फोन के साथ मुंसलिक लाउड स्पीकर की वजह से इसने भी बखूबी सुन ली थी, लेकिन इसकी रिपोर्ट कर्नल फरीदी का रद्द-ए-अमल इसकी समझ में ना आया था। चलो हमीद, उठो, तुमने जो बात अब सोची है इमरान वो पहले ही सोच चुका है और इसने इस पर अमल भी शुरू कर दिया है, कर्नल फरीदी ने तेज लहजे में कैप्टन हमीद से मुखातिब होकर कहा। आखिर आप इतने बेचैन क्यों हो गए हैं? मेरी तो समझ में कोई बात नहीं आई, कैप्टन हमीद ने उठते हुए कहा। कमाल है, या तो तुम यकलख्त बेहद अक्लमंद बन जाते हो या यकलख्त इंतहाई अहमक। खुद ही तो बता रहे थे कि कासिम की सिफ्त है कि वो कोई खास निशानी जहन में रख लेता है। यकीनन इस बात का इल्म इमरान को भी होगा या किसी तरह अब हो गया होगा, चुनाचे इससे कासिम को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। डॉक्टर आर्नल्ड यकीनन दुनिया की नायाब और महंगी खुशबू वाइट रोज गोल्डन इस्तेमाल करेगा और उसका आदी होगा और कासिम ने इस बात को जहन में रख लिया होगा। अली इमरान ने अब कासिम को इस बात पर आमादा कर लिया कि वो इस खुशबू को सूंघे। इस वो डॉक्टर आर्नल्ड को मेकअप के बगैर भी पकड़ सकता है, कर्नल फरीदी ने होंठ भींचते हुए कहा और कैप्टन हमीद की आंखें चमक उठी। ओह ओह, वाकई इमरान पूरा शैतान है। न जाने से किस तरह कासिम की सिफ्त का पता चल गया, कैप्टन हमीद ने कहा। जल्दी करो, अब मुझे एहसास हो रहा है कि इमरान की कोशिश है कि हमसे बाला बाला फॉर्मूला हासिल करके फरार हो जाए। अगर कासिम अपनी तबीयत के मुताबिक इस किस्म की हरकत ना करता तो यकीनन ऐसा हो जाता, कर्नल फरीदी ने कहा और तेज तेज कदम उठाता हुआ बाहर की तरफ पलट गया। कैप्टन हमीद भी इसके पीछे था। थोड़ी देर बाद जब होटल अल्बानिया के कंपाउंड में कार से उतरे तो जीरो फोर्स का एक आदमी तेजी से इनकी तरफ बढ़ा। वो दोनों अंदर मौजूद हैं सर, इसने मौतबाना लहजे में कहा और कर्नल फरीदी सर हिलाता हुआ मेन दरवाजे की तरफ बढ़ गया। होटल के मेन हॉल में मामूल के मुताबिक आला तबके के अफराद की तादाद ज़्यादा थी। कर्नल फरीदी अंदर दाखिल होकर कासिम और इमरान को चेक करने लगा और फिर वो दोनों से कोने में बैठे नजर आ गए।
फरीदी साहब, आप? कासिम कर्नल फरीदी को अचानक सामने देखकर बौखलाकर उठ खड़ा हुआ। वो फितरी तौर पर कर्नल फरीदी से खौफ रहता था। आहा, जनाब कैप्टन हमीद साहब व सलमाहा भी तशरीफ लाए हैं। अचानक इमरान ने हाक लगाते हुए कहा। मेरे साथ बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझे? कैप्टन हमीद ने सख्त लहजे में कहा। कमाल है, मैंने इस कदर मुहज्जबाना और शरीफाना अलकाबात दिए हैं, तुम फिर भी नाराज हो रहे हो। इससे बेहतर था कि मैं कह देता कि अच्छा, तो कर्नल फरीदी की स्टेपनी भी साथ है। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। पत्नी? क्या मतलब? ओह, यानी कि बेगम? ओह। कासिम स्टेपनी को पत्नी समझकर इंतहाई हैरत से कैप्टन हमीद को इस तरह देखने लगा जैसे वाकई इसकी जिन्स तब्दील हो गई हो। इमरान, तुम जा सकते हो, हमने कासिम से इंतहाई जोरी बातें करनी हैं। कर्नल फरीदी ने इंतहाई खुश्क लहजे में इमरान से मुखातिब होकर कहा। सॉरी, ये मेज़ मैंने रिजर्व कराई हुई है, इसलिए मैं तो यहाँ से नहीं जा सकता। अलबत्ता आप बमा स्टेपनी इस मेज़ पर बतौर मेहमान तशरीफ रख सकते हैं। इमरान ने भी खुश्क सा मुंह बनाते हुए कहा। तुम बकवास करने से बाज नहीं आओगे? कैप्टन हमीद का लहजा बेहद गुस्सीला था। खामोश रहो हमीद, बैठ जाओ। ठीक है, अब ये बातें इमरान के सामने ही होंगी, कर्नल फरीदी ने खुश्क लहजे में कहा और एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। कैप्टन हमीद भी बुरे बुरे मुंह बनाता हुआ दूसरी खाली कुर्सी पर बैठ गया। कासिम, क्या डॉक्टर आर्नल्ड रोज गोल्डन वाइट रोज गोल्डन खुशबू लगाता है? कर्नल फरीदी ने कासिम की आंखों में आंखें डालते हुए सख्त लहजे में कहा। डॉक्टर आर्नल्ड? कौन डॉक्टर? कासिम ने बुरी तरह बुखलाए हुए लहजे में कहा और इमरान के लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट रेंगने लगी। वो समझ गया था कि कर्नल फरीदी को यहाँ होने वाले हंगामे की इत्तला जीरो फोर्स ने दी होगी और कर्नल फरीदी जैसा ज़हीन आदमी फौरन ही नतीजे पर पहुंच गया होगा। वही डॉक्टर आर्नल्ड जिसे तुम अपने साथ आसिम टेक्सटाइल मिल लेकर गए थे और उसके मखसूस शोबे S1 में ले गए थे और जिसने वापसी पर तुम्हें बेहोश कर दिया था, कर्नल फरीदी ने सख्त लहजे में कहा। अच्छा अच्छा, वो डॉक्टर, अब मुझे याद आ गया, लेकिन खुशबू की क्या बात है? कासिम ने सर हिलाते हुए कहा और इमरान एक दफ़ा फिर अपनी पेशबंदी पर मुस्कुरा दिया। अगर वो पहले ही कासिम के लाशों को ट्रांस के दौरान इस बारे में हुक्म ना देता तो जाहिर है कासिम ने यही कहना था कि वो भूत तो गायब हो गया था और कर्नल फरीदी फौरन समझ जाता कि कासिम को हिप्नोटाइज किया गया था और जाहिर है कर्नल फरीदी जैसे ज़हीन आदमी को ज़रा सा इशारा भी मिल जाता तो बाकी कड़ियाँ वो खुद ब खुद जोड़ लेता। क्या डॉक्टर आर्नल्ड वाइट रोज गोल्डन खुशबू इस्तेमाल करता था? कर्नल फरीदी ने अपना फिक्र दोहराया। इस साले की क्या जुरत मुरत है फरीदी साहब कि इतनी महंगी खुशबू लगाए। साले ने कपड़े तो लंडे से के पहने हुए थे हों और खुशबू लगाएगा वाइट रोज गोल्डन। कासिम ने इमरान के दिए हुए सबक के ऐन मुताबिक जवाब देते हुए कहा और इमरान ने देखा कि कर्नल फरीदी के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया, शायद कोई अहम तरीन क्ल्यू के रफा हो जाने का रंग। तो फिर तुमने एक मौजूद आदमी को पकड़कर वाइट रोज गोल्डन क्यों चीखना शुरू कर दिया था? कर्नल फरीदी का लहजा पहले से ज्यादा सख्त हो गया था। वो तो खाला जाद मुझे सेठ नहीं मान रहा था, लिहाजा शर्त मर्त लग गई है कि अगर मैं इसे ये खुशबू सूंघा दूं तो वो मुझे सेठ मान लेगा। कासिम ने कदर शर्मिंदा से लहजे में जवाब देते हुए कहा और कर्नल फरीदी बेख्तियार होंठ काटने लगा। इसके जहन में खटक तो जाहिर है पैदा हो गई थी कि इमरान ने अगर ये मजाक भी किया है तो जाहिर है इसकी तह में कोई खास बात जरूर होगी। सिर्फ इसी खुशबू की शर्त क्यों लगी है? कोई और खुशबू की शर्त क्यों नहीं लगी? कर्नल फरीदी ने इंतहाई कड़क लहजे में कहा। अगर इजाजत हो तो, कासिम के जवाब देने से पहले इमरान ने अपनी एक उंगली खड़ी करते हुए सहमे हुए लहजे में कहा। इस तरह कहा जैसे प्राइमरी क्लास के बच्चे अपने उस्ताद से उंगली खड़ी करके बाहर जाने की इजाजत मांगते हैं। हाँ बताओ, कर्नल फरीदी ने खुश्क लहजे में कहा। दरअसल बातों बातों में इस खुशबू का जिक्र आ गया था। मैंने सिर्फ एक बार इसे सूंघा था, मुझे बेहद पसंद आई थी। चुनाचा मैंने सोचा कि शायद कासिम के पास इसकी कोई शीशी मौजूद होगी। चुनाचा मैंने शर्त लगा दी और जब शीशी ना मिली तो इससे मजबूरन मैं सिर्फ सूंघने तक आ गया। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। तुम दुनिया को तो अहमक बना सकते हो इमरान, लेकिन मुझे नहीं बना सकते। मैं तुम्हारी एक एक रग से वाकिफ हूँ, लेकिन एक बात जहन में रखना, अब तक तो मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हें इस फॉर्मूले से कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अब मेरे जहन में शक पड़ गया है, इसलिए अब मैं हर पहलू पर नजर रखूंगा।
अगर मुझे ज़रा भी पता चला कि तुम बाला बाला इस फॉर्मूले को उड़ाना चाहते हो, तो फिर तुम जानते हो कि इस मामले में लिहाज नहीं किया करता। कर्नल फैदी ने तेज लहजे में कहा और एक झटके से उठकर वापस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैं कौन होता हूँ बनाने वाला? ये तो अल्लाह मियाँ के काम है। अगर इससे पहले ही बना दिया हो तो फिर मेरा क्या कसूर? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। शट अप! अगर अब मजीद कोई बात की तो खोपड़ी उड़ा दूंगा, कैप्टन हामिद ने उठते हुए फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। वो इमरान के फिक्रे का मतलब अच्छी तरह समझ गया था कि वो कर्नल फैदी के इस फिक्रे को इस्तेमाल करके बात कर रहा था कि तुम मुझे अहमक नहीं बना सकते। ओह, शायद हवा ज़्यादा भर गई है, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। और कैप्टन हमीद ने बिजली की सी तेजी से जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। हमीद, इधर आओ, कर्नल फरीदी ने मुड़कर इंतहाई सख्त लहजे में कहा। और कैप्टन हमीद सुर्ख आंखों से इमरान को घूरता हुआ फरीदी की तरफ बढ़ गया। इसका चेहरा बता रहा था कि न जाने इसे किस तरह अपने आप पर कंट्रोल किया है। और फिर वो दोनों आगे पीछे चलते हुए हॉल के बैरूनी गेट से बाहर निकल गए। ये हवा की क्या बात है खालाजाद? कासिम ने हैरान होते हुए इमरान से पूछा। इसे यकीनन इस फिक्रे की समझ ना आई थी। कहा कि स्टपनी में ज्यादा हवा भर जाए तो वो ज्यादा उछलने लगती है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मगर खालाजाद, तेरी सारी आंखें खराब मराब तो नहीं हो गई? कप्तान हमीद, तुम्हें स्टपनी नजर आ रहा है? कासिम ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हारे मुकाबले में तो देव भी स्टपनी बन जाते हैं। कैप्टन हमीद बेचारे की क्या हैसियत है? इमरान ने जवाब दिया और कासिम बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। जाहिर है बात इसकी तारीफ की थी और तारीफ के बाद इसे भला हमीद की क्या परवाह रह जानी थी। तुम कौन कौन से होटल गए थे खुशबू की तलाश में? इमरान ने मौजू बदलते के लिए पूछा। मुझे क्या जरूरत है जाने की? साली खुशबू खुद ही आ जाएगी यहाँ, कासिम ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन साथ ही वो यकलख्त इस तरह चौंक पड़ा जैसे शिकारी कुत्ता शिकार की बू पर चौकन्ना हो जाता है। इसके साथ ही इसने आंखें बंद करके जोर जोर से नाक सुकेड़ सुकेड़ कर हवा को सूंघना शुरू कर दिया। साली मिलजुल कर चलती हैं ये खुशबुएं, अलहदा होकर नहीं चलती, कासिम ने एक लम्हे बाद ऊंची आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन इमरान इसकी तरफ मुतवज्जा ना था। इसकी नज़रें गैर मुल्की जोड़े पर लगी हुई थी जो अभी इनके करीब से होकर आगे बढ़ गया था। और इमरान ने खुद डेनियम और वाइट रोज गोल्डन की मिली जुली खुशबू महसूस की थी। और शायद यही खुशबू कासिम ने भी सूंघ ली थी, लेकिन वो इस जोड़े को चेक ना कर सका था क्योंकि मिली जुली खुशबू को शायद मुकम्मल तौर पर सूंघने के लिए इसे बेख्तियार आंखें बंद कर ली थी। वो जोड़ा काफी दूर एक खाली मेज पर जाकर बैठ गया तो इमरान ने कासिम की तरफ मुतवज्जा हुआ। तुम क्या कह रहे थे? इमरान ने पूछा। तुम साले गुनाहगार, नजरबाज, तुम्हारी आंखें फूट जाएंगी। इतने जोर से ना घूरा मुरा करो सारी शरीफ औरतों को। कासिम ने यह समझा था कि इमरान साथ वाली मेज पर बैठी हुई औरत को घूर रहा है। तुम खुशबू की बात कर रहे थे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मेरी नाक में अभी अभी ऐसी खुशबू आई है जैसे साली डेनियम और वो वाइट रोज एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रही हों, कासिम ने मुस्कुराते हुए कहा। और इमरान मुस्कुरा दिया। अब इसे यकीन हो गया था कि करीब से गुजर जाने वाले जोड़े में से औरत ने डेनियम और मर्द ने वाइट रोज गोल्डन खुशबू लगाई हुई है। लेकिन मर्द किसी तौर पर भी डॉक्टर आर्नल्ड ना लग रहा था क्योंकि वो खुद डॉक्टर आर्नल्ड से मिल चुका था। इसके जिस्म और इसके मर्द के जिस्म में नुमाया फर्क था। लेकिन इसे याद था कि डोरी जिससे कासिम को हिप्नोटाइज किया था वो डेनियम खुशबू इस्तेमाल करती थी, इसलिए बहरहाल वो मशकूक हो गई थी। अच्छा कासिम, अब मैं चलता हूँ, मुझे दरअसल बाथरूम की याद आने लग गई है, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। बाथरूम की याद? क्या मतलब? क्या बाथरूम में भी अब महबूबा महबूबा बन गई हैं? क्या इसकी याद आने लगे? कासिम ने होंकों की तरह मुंह फाड़ते हुए कहा। अब क्या करूं? तुम्हारे जिस्म से ऐसी बदबू उठ रही है कि पेट में मरोड़ उठने लगते हैं, और जब पेट में मरोड़ उठने लगे तो बाथरूम की याद ही आ सकती है ना, इमरान ने कहा और तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हूँ, सारे नमक हराम खालाजाद, नजरबाज, साला गुनाहगार, अल्लाह मियाँ दोजख में डालेंगे, साला झूठा, मुझसे बुआ रही है। हूँ, खबरदार अब अगर अपना चौखटा मौखट्टा दिखाया मुझे, कासिम ने बुरी तरह धारते हुए कहा। लेकिन इमरान इसकी बात सुने बगैर होटल के गेट से बाहर निकल गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।